डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का एक बार फिर से सर्वोदय पब्लिक स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। प्यारे बच्चों, अपन पढ़ रहे थे फोर्थ इकाई का फर्स्ट लेसन भारत की विदेश नीति की प्रमुख विशेषताओं के संबंध में, जिसमें अपन ने भारतीय विदेश नीति की विशेषताओं के बारे में पढ़ा, जिसमें अपन ने गुट निरपेक्षता के बारे में भी कल की कक्षा में पढ़ा था। आज उससे आगे पढ़ेंगे अपन भारतीय विदेश नीति के जो नवीन आयाम हैं उनके संबंध में। भारतीय विदेश नीति के नवीन आयाम। जैसा कि अपन सब जानते हैं कि 1990 के दशक के बाद जैसे भी आर्थिक सुधार किए गए, जो कि अपन ने पढ़ा था, जो आर्थिक उदारीकरण की नीति को लागू किया गया था, उसके बाद से वर्तमान तक भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो एक प्रकार से तेजी से ग्रोथ कर रही है। अर्थात अपन कह सकते हैं भारत एक तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्था है। यानी भारतीय जो अर्थव्यवस्था है वो बहुत ही तेजी से अपना विकास कर रही है। और इस प्रकार की जो भारत की जो आर्थिक सुधार की जो नीति है, जैसे उदारवाद आदि की, उस यही एक प्रकार से अपन कह सकते हैं भारतीय विदेश नीति का मुख्य आधार बनी है। इसी के संबंध में अपन अच्छे से जानते हैं कि भारतीय जो अर्थव्यवस्था है उसकी एक विशेषता है, उसकी जो एक निरंतरता है विदेश नीति में वह है। यानी कि एक प्रकार से किसी भी समय में भारतीय जो विदेश नीति है उसमें आमूलचूल परिवर्तन अपने को देखने को नहीं मिलता। मात्र सरकार बदलने से भारत की जो विदेश नीति है वो एक प्रकार से पूर्ण रूप से कभी परिवर्तित नहीं होती। जिसका मुख्य कारण यह है कि एक सुरक्षित एवं स्थिर जो क्षेत्रीय विकास की जो भावना है, या अपन कह सकते हैं क्षेत्रीय विकास के संबंध में, ताकि अपने देश का एक प्रकार से अपन कह सकते हैं निरंतर आर्थिक विकास होता रहे। इसी संबंध में वर्तमान में जो आर्थिक सुधार का जो मुख्य आधार बने हैं इन नवीन आयामों में, उनके बारे में अपन देखते हैं। तो सबसे अपन पहले अगर बात करते हैं तो भारत की एक परंपरा रही है प्राचीन काल से वसुधैव कुटुंबकम की। वसुधैव कुटुंबकम की ये नीति भारत की आज से नहीं, प्राचीन काल से ही वैसे रही है। ये एक अपनी भारतीय विदेश नीति की एक परंपरा है। इसी नीति के तहत भारत ये विदेश नीति का संचालन किया जाता है। इसका अर्थ होता है वसुधैव कुटुंबकम का धरती एक क्या है, परिवार है। यानी धरती पर जितने भी ये मानव जीवन है और है, ये पूरे के पूरे एक परिवार की तरह है। साथ में ही वर्तमान में अगर भारतीय विदेश नीति का एक दूसरा अगर अपन प्रारूप देखें तो वह है इन नवीन आयामों के अंतर्गत ही भारत की जो जीरो टॉलरेंस की नीति है आतंकवाद के प्रति। आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस, अर्थात ये जीरो टॉलरेंस ये नीति भी एक प्रकार से भारतीय विदेश नीति का अब वर्तमान में एक अहम हिस्सा बन चुकी है। तो अपन देखते हैं सबसे पहले तो कि ये जीरो टॉलरेंस है क्या। आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस का अर्थ यह हो गया कि एक प्रकार से आतंकवाद से मुक्ति पाना, आतंकवाद को किसी भी प्रकार का समर्थन नहीं देना, आतंकवाद से मुक्ति पाना। इस प्रकार की नीति ही क्या है, जीरो टॉलरेंस की नीति है। अर्थात अपन कह सकते हैं आतंकवाद के प्रति शून्य सहायता, बिल्कुल भी सहायता नहीं करना। इस प्रकार की नीति को भी वर्तमान में भारतीय विदेश नीति में अपनाया गया है, जो एक भारतीय विदेश नीति का नवीन आयाम है। और साथ में ही जो भारत के सहयोगी देश हैं उसका एक प्रकार से जाल बिछाना, अर्थात अपन कह सकते हैं कि जो सहयोगी देश है उसका संजाल विकसित करना। सहयोगी देशों का
संजाल विकसित करना, अर्थात यानी ज्यादा से ज्यादा मित्र राष्ट्र बनाना, ये भी एक भारतीय विदेश नीति का एक नवीन आयाम है। और साथ में ही भारतीय विदेश नीति के नवीन आयाम में इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो भारत को एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में बनाना। तो अपन देखते हैं अब जो भारतीय विदेश नीति का जो इस नवीन आयाम के तहत जो सूत्रपात हुआ है वो किस प्रकार से हुआ है। ये भारतीय विदेश नीति के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखें तो भारतीय विदेश नीति को वैश्विक दृष्टि में ख्याति प्राप्त करने की वजह से जो 3 शब्द जुड़े हैं वर्तमान में भारतीय विदेश नीति में, वो एक तो है व्यापार, एक है अपनी संस्कृति, और एक है भारत का संपर्क। ये एक प्रकार से वर्तमान में भारतीय जो विदेश नीति है उसका एक संबल बन चुका है। और इससे आगे अगर अपन बात करते हैं वर्तमान सरकार की विदेश नीति की जो मूल सिद्धांत हैं वह कौन कौन से हैं, यानी कि जो वर्तमान सरकार है, वर्तमान सरकार के जो मूल सिद्धांत हैं विदेश नीति के संबंध में, वर्तमान सरकार के विदेश नीति के संबंध में मूल सिद्धांत कौन कौन से हैं। जो वर्तमान में जो जिन सिद्धांतों के आधार पर अपनी विदेश नीतियों का मुख्यतः निर्धारण कर रही है सरकार, वह है एक तो निरंतर वार्ता यानी बातचीत, आपसी संबंध बढ़ाने के लिए, ताकि अपने देश की आर्थिक समृद्धि को प्रोत्साहन मिले। साथ में ही भारत की प्रतिष्ठा एवं सम्मान में क्या हो, वृद्धि हो, राष्ट्रीय सुरक्षा का एक प्रकार से समर्थन प्राप्त हो, और भारतीय संस्कृति एवं सभ्यता को एक प्रकार से विश्व में ख्याति मिले। इस प्रकार के मूल सिद्धांतों पर वर्तमान सरकार अपनी विदेश नीतियों का निर्धारण कर रही है। इसी के साथ एक नवीन नीति है पड़ोस पहले की नीति। पड़ोस पहले की नीति, इसकी शुरुआत 2014 के जो 16वीं आम लोकसभा के चुनाव हुए थे, 16वीं लोकसभा के चुनाव हुए थे 2014 के अंदर। उसके बाद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो सरकार बनी थी, इस सरकार ने इस नीति का एक प्रकार से प्रादुर्भाव किया पड़ोस पहले की नीति, यानी पड़ोसी जो राष्ट्र हैं उसको प्रथम वरीयता देने के संबंध में। तो ये एक नवीन भारतीय पड़ोस नीति का एक आधार अपन कह सकते हैं, संबल बना, जो 16वीं लोकसभा के आम चुनाव के बाद जब पीएम मोदी के नेतृत्व में जब सरकार बनी तब इस नीति का प्रादुर्भाव हुआ था। इसके संबंध में भी आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि यहां से एक बड़ा क्वेश्चन बनता है पड़ोस पहले की नीति के संबंध में। तो देखते हैं पड़ोस पहले की नीति में किस प्रकार से जो पड़ोसी राष्ट्र हैं उसके साथ संपर्क स्थापित किया गया इस नीति के तहत, ताकि अपनी एक प्रकार से कह सकते हैं कि विदेश नीति को एक नया आधार मिल सके। तो भारतीय जो पड़ोसी देश हैं उसको संपर्क साधने के लिए जब 2014 के आम चुनाव के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने अपने शपथ ग्रहण समारोह में जो सार्क के सभी राष्ट्र अध्यक्ष हैं उनको बुलाकर पड़ोसी देशों के साथ संपर्क स्थापित करने की एक अभूतपूर्व प्रयास किया था। और मोदी ने सभी जो पड़ोसी राष्ट्र हैं अपने, जैसे श्रीलंका है, म्यांमार है, नेपाल है, भूटान है और है अफगानिस्तान, ये इन सब में क्या की है, यात्रा की है। और इसी संबंध में इनका जो मुख्य उद्देश्य क्या है इस पड़ोस पहले की नीति का, उसके संबंध में अब देखते हैं कि इस प्रकार की नीति को क्यों अपनाया गया था, क्या रीजन था। तो इसका जो रीजन था वो था पड़ोसी देशों के साथ संबंध में सुधार करना। जो पड़ोसी राष्ट्र हैं उनके साथ
संबंधों में सुधार लाना, जिसके तहत अपन कह सकते हैं कि जो भारत के पड़ोसी देश हैं उसके साथ संबंध मजबूत करने के लिए अनेक कदम उठाए, जिनमें जैसे भारतीय संसद द्वारा जो बांग्लादेश का एक सीमा को लेकर एक विवाद चल रहा था, उस विवाद को निपटाने के लिए जो 162 भू गलियारा के नाम से अपन जानते हैं, उस को एक प्रकार से निपटाने की एक करार हुआ। इस पड़ोस पहले की नीति के तहत ही हुआ था। नेपाल के साथ जो पन बिजली परियोजना पर हस्ताक्षर हुए वह भी इस पड़ोस पहले की नीति के तहत हुआ था। इसी के साथ अगर अपन बात करते हैं भूटान में जो खोलोंगचू पन बिजली परियोजना है, खोलोंगचू पन बिजली परियोजना जो भूटान के साथ थी, इसमें भी एक प्रकार से अपन कह सकते हैं इस पड़ोस से पहल की नीति का ही संबंध है। और कोलंबो जाफना रेल मार्ग है, कोलंबो जाफना जो श्रीलंका का रेल मार्ग है उसको खोला गया, ये भी इस पड़ोस पहले की नीति के तहत हुआ था। इसी के साथ साथ ये इस प्रकार से पड़ोसी देशों की सहायता भारत ने इस नीति के तहत की है। साथ में जो भारत के पड़ोसी राष्ट्र जो संकटग्रस्त थे, संकटग्रस्त राष्ट्र, उनका भी सहयोग किया है इस नीति के तहत। जैसे अपन बात करते हैं मालदीव की, मालदीव के अंदर जल संकट आ गया था और भारत ने एक ऑपरेशन चलाया था, ऑपरेशन नीर, ऑपरेशन नीर। इस ऑपरेशन नीर के तहत भारतीय जो जलयान हैं, हवाई जहाज हैं और उनसे पानी की आपूर्ति की गई थी। जो नेपाल में भूकंप आया था उसमें भी काफी सहायता की गई थी भारत के द्वारा, इस पड़ोस पहले की नीति के तहत ही। तो यह है भारत की पड़ोस पहल की नीति। इसके संबंध में अपन से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद में जो एक महत्वपूर्ण नीति आई थी इस पड़ोस पहले की नीति के संबंध के साथ साथ ही जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी थी, एक्ट ईस्ट पॉलिसी, इसके संबंध में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जो वर्तमान मोदी सरकार है इसने जो पहले लुक ईस्ट नीति थी, एक लुक ईस्ट नीति, इसमें या अपन कह सकते हैं लुक ईस्ट पॉलिसी, इसमें बदलाव किया था। इसका अर्थ होता है पूर्व की ओर देखो, लुक ईस्ट का अर्थ होता है पूर्व की ओर देखो, इसमें बदलाव किया। और जो ये लुक ईस्ट पॉलिसी है इसकी शुरुआत हुई थी 1991 के अंदर, जब पीवी नरसिंह राव प्रधानमंत्री थे, तब इसकी शुरुआत हुई थी लुक ईस्ट पॉलिसी की। अर्थात जो भारत के पूर्व में जो राष्ट्र हैं उनकी तरफ किस प्रकार से अपनी रिलेशनशिप को बढ़ाया जाए। अर्थात अपन कह सकते हैं कि जो भारत के ईस्ट के अंदर, पूर्व के अंदर जितने भी राष्ट्र हैं उनके साथ अपनी रिलेशनशिप बढ़ाकर उनके साथ अपन कह सकते हैं कि उसकी रिलेशन को किस प्रकार से मेंटेन किया जाए, इसको मद्देनजर रखते हुए उस समय लुक ईस्ट नीति को अपनाया गया था। इसी नीति में बदलाव कर वर्तमान सरकार ने नीति लागू की है एक्ट ईस्ट पॉलिसी। अर्थात उसके प्रति प्रतिबद्धता अपन कह सकते हैं, जो पहले लुक ईस्ट थी उसमें ज्यादा अपन कह सकते हैं कि एक प्रकार से जो प्रतिबद्धता कम थी उसको, जो पहले कम थी उसको वर्तमान समय में ज्यादा महत्व देकर अपनी भी एक जिम्मेवारी बनती है, या अपने को एक प्रकार से कह सकते हैं कि एक्टिव होकर इसके साथ किस प्रकार से संबंध स्थापित किया जाए, इस नीति को अपनाने में यही इसका मूल उद्देश्य था। लुक ईस्ट की जगह वर्तमान में जो नीति लागू की है एक्ट ईस्ट पॉलिसी, उसके साथ मिलकर, तो ये आपको ध्यान में रखना है। और जो ये पूर्व के जो देश हैं, विशेषकर जो आसियान के जो राष्ट्र हैं, जापान है, जो कोरिया है, ऑस्ट्रेलिया है, इनके साथ संबंध स्थापित किस प्रकार से किया जाए, इनके
के संबंध में इस अपने एक्ट ईस्ट पॉलिसी के अंतर्गत रिलेशन को मेंटेन करने के लिए बढ़ावा दिया गया है। तो ये ध्यान रखना है, एक्ट ईस्ट पॉलिसी के जो जनक हैं वह थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और जो लुक ईस्ट नीति के जो जनक थे वो थे पी नरसिम्हा राव, और जो 1991 में शुरू हुई थी। और वर्तमान सरकार जब अपना प्रारंभिक कार्यकाल था इसका, जो 2014 के बाद ये सत्ता में आई थी, जो एनडीए की सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, उन्होंने इस नीति में कुछ चेंजिंग किया लुक ईस्ट नीति में, और उसकी जगह एक्ट ईस्ट पॉलिसी को लागू किया। इसके बाद अगर अपन बात करते हैं भारत व मध्य पूर्व के संबंध के बारे में, जो देश हैं उनमें भारत व मध्य पूर्व के देश, उनके साथ संबंध कैसे हैं, तो इससे के संबंध भी वर्तमान में अपन अच्छे से जानते हैं। वर्तमान में जो भारत की ऊर्जा से संबंधित जो आवश्यकताओं की आपूर्ति है वो मध्य पूर्व के देशों से ही हो रही है, जिसमें विशेषकर ईरान, इराक, सऊदी अरब, इनसे हो रही है। तो इसके साथ भी संबंध जो बढ़ाने की बात आती है तो उसको भी अत्यावश्यक हो जाता है, क्योंकि अपनी जो एक ऊर्जा की आपूर्ति है विशेषकर इन्हीं देशों से हो रही है, और इनके साथ भी अपन एक प्रकार से सौहार्दपूर्ण रिलेशन मेंटेन करने की आवश्यकता है, और उसी आधार पर उसके साथ ये भारतीय विदेश नीति के अंतर्गत भी इसका निर्धारण किया जा रहा है सतत रूप से। और इस मध्य पूर्व के देशों में ईरान के साथ भारत के अच्छे संबंध हैं, किंतु आपने हिस्ट्री के अंदर पढ़ा भी है, सुना भी होगा कि ईरान और इराक के मध्य मतभेद चल रहा है। उसके चलते भारत के संबंध है इराक के साथ कुछ प्रभावित हो रहे हैं, और भारत ने ईरान के अंदर चाबहार बंदरगाह है उस पर भारी निवेश भी किया है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और इसके साथ अगर अपन बात करते हैं पश्चिमी एशिया में, जैसे सऊदी अरब है, पाकिस्तान है, उसके द्वारा जो एक प्रकार से भारत के विरुद्ध में इस्लामिक आतंकवाद का प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से भी साझेदार रहा है। इस आधार पर अपन कह सकते हैं कि भारत के जो मध्य पूर्व के जो देशों के साथ संबंध हैं उसके जो कुछ सकारात्मक पक्ष भी हैं और कुछ नकारात्मक पक्ष भी हैं। तो सबसे पहले देखते हैं जो मध्य पूर्व के जो देश हैं उसके सकारात्मक पक्ष क्या हैं। उसके संबंध में सकारात्मक पक्ष, सकारात्मक पक्ष यह है क्योंकि अपन सब जानते हैं भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा तेल का आयातक राष्ट्र है। काफी जो तेल का आयात कर रहा है वो मध्य पूर्व के देश है, जैसे सऊदी अरब, ईरान, इराक, इनसे ही कर रहा है। तो इसका जो सकारात्मक पक्ष हुआ यह तो वह ऊर्जा के संसाधन के रूप में तेल की आपूर्ति, तेल की आपूर्ति। और मध्य पूर्व के जो राष्ट्र हैं उसमें भारत के काफी लोग अपन कह सकते हैं रोजगार पाने के लिए भी वहां पर कार्य कर रहे हैं। ये भी इसका एक क्या है, यानी रोजगार की आपूर्ति, ये भी इसका क्या है, एक सकारात्मक पक्ष है। और अपनी जो देश की अर्थव्यवस्था उसमें उसकी वजह से सुधार भी आ रहा है। इसी के साथ साथ इसका एक नकारात्मक पक्ष भी है। सकारात्मक पक्ष के साथ साथ नकारात्मक पक्ष यह है कि जो क्योंकि मध्य पूर्व के राष्ट्र मुख्यतः इस्लामिक प्रधानता वाले राष्ट्र हैं, जिसमें एक प्रकार से धार्मिक प्रकारता ये ज्यादा है, जो धार्मिक या धर्मांधता है वो ज्यादा है। इस वजह से धर्म के आधार पर और के आधार पर एक प्रकार से अलगाव की स्थिति पैदा कर आतंकवाद हैं वो एक प्रकार से हिंदुस्तान में प्रवेश कर रहे हैं। और वहां पर जो सक्रिय संगठन है एक ISIS, इस्लामिक स्टेट ऑफ आयरन एंड जो सीरिया है, उसका प्रभाव भी भारत में इसकी वजह से बढ़ रहा है, क्योंकि वो उसके साथ वैसे ये जो कामगार भारत से जाते हैं उनको जब भारतीय अर्थव्यवस्था में सुधार तो होता है, उनको रोजगार तो मिलता है, लेकिन साथ में उसकी जो वामपंथी विचारधारा है, एक प्रकार से अपन कह सकते हैं अलगाव की जो विचारधारा है वो भी भारत में प्रवेश कर जाती है। इसकी वजह से भारत की जो एकता है, एकता व अखंडता, उसको चुनौती मिल रही है। ये भी आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि इस प्रकार की विचारधारा से जो इस्लामिक राज्य हैं मध्य पूर्व के
जो राष्ट्र हैं उसमें जो इस्लामिक विचारधारा है धर्मांधता की, इससे कई युवक उसकी तरफ भटक जाते हैं और उससे भारतीय जो हित हैं उसके प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसी के साथ अगर अपन बात करते हैं इजराइल के साथ संबंध की, तो इजराइल के साथ संबंध भारत के काफी अच्छे रहे हैं। वैसे जनसंख्या की दृष्टि से अगर अपन बात करते हैं तो इजराइल के साथ अपना कोई भी मुकाबला नहीं है, क्योंकि हिंदुस्तान की जनसंख्या जहां 130 करोड़ के समथिंग है, वहां इजराइल की जनसंख्या मात्र 80 लाख है। लेकिन उसके बावजूद काफी विभिन्नताओं के बावजूद, जितनी विभिन्नता भारत में है इसी प्रकार से इजराइल में है। इसी धर्मनिरपेक्षता के आधार पर अपन कह सकते हैं कि एक प्रकार से इजराइल के साथ भी अच्छे संबंध हैं। और अगर अपन बात करते हैं रूस की, तो रूस तो अपन कह सकते हैं कि प्राचीन परंपरागत मित्र रहा है और इसके साथ भी अपन कह सकते हैं कि भारत के अच्छे जो संबंध हैं, जिसमें अपन देख सकते हैं भारत की जितने भी साजो सामान हैं उसकी आपूर्ति भी रूस से ही कर रहा है भारत। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अमेरिका की बात करते हैं तो अमेरिका के साथ भी संबंध अच्छे ही हैं भारत के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में। अगर बात करते हैं तो भारत की जो वर्तमान विदेश नीति का जो तात्कालिक वैरिता का जो आधार है वर्तमान सरकार की, भारत की सुरक्षा जरूरतों, एशिया में बदलते नवीन राजनीति के समीकरण से अच्छी तरह से जानकार है। इसी के तहत जो विश्व का सबसे पावरफुल देश है संयुक्त राज्य अमेरिका, उसके साथ भी अपनी एक संतुलित विदेश नीति के तहत कार्य करना चाह रहा है। और जहां पाकिस्तान की नीति सदैव भारत केंद्रित ही रही है, अपन सब जानते हैं पाकिस्तान का एक ही उद्देश्य है। पाकिस्तान की बात करते हैं कि भारत के अंदर किस प्रकार से अराजकता फैलाई जाए, उसको भी जवाब देने के लिए भारतीय विदेश नीति सतत रूप से लगातार अपना कार्य कर रही है। अर्थात उसमें भारतीय विदेश नीति में उससे भी निपटने का अपन कह सकते हैं कि एक प्रकार से भारतीय विदेश नीति के अंदर भी अपने व्यवस्था की गई है। तो ये हुआ आज की भारत की जो विदेश नीति के जो नवीन आयाम हैं उनके संबंधों में। आज के लिए इतना ही। इसी के साथ ये अपना लेसन भी कंप्लीट होता है। कल अपन पढ़ेंगे यूएनओ के बारे में। धन्यवाद।